अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आज 21 दिसंबर की तारीख है और आज के दिन जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी सियासी गहमा गहमी तेज़ इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं और ये जो अब 10 दिन जिसमें 2023 ख़त्म हो जाएगा और ये 2023 कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ कुछ इसका पता ही नहीं चला। इलेक्शंस के हवाले से हम काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कागजात नामजदगी जो हैं ये जमा कराए जा रहे हैं। अच्छा, एक और एतबार के हवाले से भी आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से कि कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी साहब की आज 41वीं बरसी है और 21 दिसंबर 1982 को 82 साल की उम्र में हफीज़ जालंधरी साहब का इंतकाल हुआ था। कौमी शायर को अपनी मशहूर किताब शाहनामा इस्लाम में इस्लामी और कौमी रवायत के अहया करने पर और फिरदौस इस्लामी का खिताब दिया गया था। शेर व अदब की खिदमत में जो भी हफीज़ जालंधरी साहब का हिस्सा है ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बातें नहीं। और मैं क्योंकि इतना बड़ा नाम है तो मेरे साथ में इसके साथ भी ऐड किया, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों को पता है जो हम मलिका पुखराज ने जो गीत गाया था अभी तो मैं जवान हूँ, वो भी हाफिज़ जालंधरी साहब का ही लिखा हुआ था। और पाकिस्तानी कौमी तराना पूरी दुनिया में जो उसके लिरिक्स हैं उस पर, जो उसकी कॉम्पोजिशन है उस पर, इन दोनों चीज़ों की बिना पर पूरी दुनिया में इट्स अ नंबर वर्ल्ड एंथम। फिर दूसरे नंबर पर जाके जो फ्रांस का भी आता है, आप बिल्कुल गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और ये बड़े एजाज़ की बात है। इतना खूबसूरत इन्होंने पाकिस्तान का जो है ये कौमी तराना लिखा था 1952 में, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। खैर जी, चले जी, मुझे बात करनी इलेक्शंस के हवाले से क्योंकि इलेक्शंस की गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और अभी तो आपको पता है ये तो कहते हैं ये तो बस शुरुआत है वाली चीज़ है। मुल्क में इंतखाबात का मैदान 8 फरवरी को सजेगा गो के और इंतखाबी अमल का आगाज़ कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया है। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी हासिल और जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों को नामजदगी फॉर्म के साथ इकरारनामा और बयान हलफी जमा कराना होगा। एक उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 5 कागजात नामजदगी हासिल कर सकता है। नामजदगी फॉर्म में बैंक अकाउंट्स और असासों की तफसीलात भी जमा कराना होंगी। मखसूस और अक़लियती नशिस्तों के लिए फ़ॉर्म भी वसूल किए जा सकते हैं और उम्मीदवारों की इब्तदाई फ़हरिस्त जो है वो लगेगी जनाब 23 दिसंबर को और फिर 24 से 23 जो है 23 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी। इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची और शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है ये जानते हैं अपने नुमाइंदों से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे खुर्शीद आलम साहब और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद। इन दोनों से हम ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं। खुर्शीद भाई, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इस वक्त कराची में आप ECB के बाहर क्या सिचुएशन देख रहे हैं, कितनी गहमा गहमी है? DRO ऑफिस के बाहर खड़े हुए जी जी, कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 47 नशिस्तें हैं जिस पर कराची के 7 अजला में जो DRO ऑफिस बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के, वहाँ पर खासी गहमा गहमी हमने कल भी देखी थी और आज चूँकि जमा कराने का भी दिन है तो तवक्को है कि आज ज़्यादा गहमा गहमी हमें नज़र आएगी। कल कराची में MQM की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 से और MQM के दूसरे उम्मीदवार हुमायूं उस्मान ने NA 243 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। मैं यहाँ मौजूद हूँ ज़िला वस्ती में, जो कराची का सबसे अहम ज़िला तस्वर किया जाता है। ज़िला वस्ती में कौमी की 4 नशिस्तें हैं और सूबाई की 9 नशिस्तें हैं। तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि NA 247 में कल 14 फॉर्म जारी हुए, NA 248 के लिए 68 फॉर्म जारी हुए, NA 249 के लिए 27 फॉर्म और NA 250 के लिए 37 यानी 89 फॉर्म कल जारी हुए। और जो सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर कागजात नामजदगी जारी हुए उनमें से उनकी तादाद है 124। तो आज पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जो अरकान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, रहनुमा हैं, वो ज़िला वस्ती आएंगे और यहाँ से मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। और कल भी उनके कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी हासिल किए थे तो खासी गहमा गहमी और ज़बरदस्त किस्म की नारेबाजी देखने में आई और मुख्तलिफ सियासी जमातों के आज़ाद उम्मीदवार भी थे, आपस में एक दूसरे से गले भी मिल रहे थे, मुसाफा भी कर रहे थे। ज़ाहिर है कि यह मौका भी टेंशन का नहीं है, अभी सब अपने कागजात ले रहे हैं, जमा कराएँगे।
उस पर इतराज़ात होंगे। असल मार्का तो 8 फरवरी को होगा, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से हम देख रहे हैं जारी है। तो सातों जो DRO ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर आम नशिस्तों के लिए कागज़ात नामज़दगी जारी और वसूल करने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की जो बारी है उसके उम्मीदवार कल भी वहाँ आए थे। ख़वातीन के नशिस्तें, अक़लियतों की नशिस्तें वो अलग है, लेकिन असल जो रौनक मेला देखने में आएगा और आ रहा है वो DRO ऑफिसेज़ हैं कराची के सातों अज़ला में। जी अच्छा जी, ज़बरदस्त, क्या बात है जी। रौनक मेला यहाँ पे लगेगा। मुझे उस्मान साहब आप बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर कितना रौनक मेला आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि कराची में हम देखते हैं कि लोग थोड़ा सा हल्का से लेट उठते हैं। तो इस्लामाबाद में कितने लोग अभी आप देख रहे हैं कि आए हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए? मदिया, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलके हैं और सूबाई असम्बली का यहाँ पर कोई हलका नहीं है। NA 46, NA 47 और NA 48 के यहाँ पर जो आरोज़ हैं वो यहाँ पर उनके दफातर हैं और तीनों जो हलकों के जो उम्मीदवार हैं वो इन्हीं आरोज़ के दफातर से अपने कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। शहर इक़्तिदार में मजमूई तौर पर 3 कौमी असम्बली के हलके हैं और अब तक 165 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं और गुज़श्ता रोज़ क्योंकि दूसरा रोज़ था कागजात नामजदगी वसूल करने का, तो गुज़श्ता रोज़ मजमूई तौर पर 165 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए थे और मजमूई तौर पर 15 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी यहाँ RO ऑफिस में जमा कराए गए थे। इस्लामाबाद में क्योंकि ये शहर इक़्तिदार है और यहाँ पर जो इक़्तिदार के ऐवान भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो सियासी गहमा गहमी है वो भी खासी अरूज पर है, क्योंकि इस्लामाबाद से तमाम जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं और शहरी इक़्तिदार में यहाँ पर देहाती इलाके भी मौजूद हैं, जिसमें बरी इमाम हो गया, गोलरा और दीगर जो इलाके हैं। शहरी इक़्तिदार सिर्फ शहर पर मुनसर नहीं है, यहाँ पर देहाती आबादी भी मौजूद है। तकरीबन यहाँ पर 40% के करीब यहाँ शहरी इक़्तिदार में देहाती इलाके भी मौजूद हैं, जहाँ पर बरादरियों का भी कंसेप्ट होता है और शहरी इक़्तिदार में बरादरियाँ भी खासी अहमियत के हामिल होती हैं और उनका भी एक बड़ा वोट होता है और वो भी टर्नआउट में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो भी अपना एक अहम रोल प्ले करती है। यहाँ पर अगर हम बरादरियों की बात करें तो यहाँ पर राजा बरादरी है, मलिक बरादरी है, सत्ती बरादरी है, अब्बासी बरादरी है, तो ये सारी बरादरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर सैयद बरादरी का भी खासा वोट शहर इक़्तिदार में है, तो यूँ बरादरियाँ भी खासा अहम रोल अपना प्ले करने जा रही हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए जो लोग आए थे वो अकेले आए थे, किसी मतलब रैली की सूरत में यहाँ पर नहीं आए थे, लोग फर्दन आए थे और उन्होंने कागजात नामजदगी यहाँ पर हासिल किए थे। क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे सियासी जो गहमा गहमी है और उरूज है वो भी बढ़ता जा रहा है और जो जोशो खरोश है वो भी बढ़ रहा है। और अब हमें ये नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर बेयकीनी की फजा भी थी कि इंतखाबात हो रहे हैं नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट ने होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उस हवाले से लोगों में खासी कंफ्यूजन थी। सुप्रीम कोर्ट हैड टू स्टेप इन। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कि एक अभाम पैदा हो गया था कि पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि अदालती कार्रवाई जो जुमे को रात तक जारी रही, लोगों को यकीन हो गया कि नहीं भाई ये जो र्यूमर मिल्स है ना इनको अब शट डाउन करने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे बताइएगा खुर्शीद आलम साहब, MKM पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम ने कागजाती नामजदगी की डेट बढ़ाने के हवाले से जो वो इस्तदाबी की है और मुतालबा भी ये कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इनका मुतालबा पूरा हो जाएगा? क्योंकि कल फाइनल डेट है, कल आखिरी डेट है। देखिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदारान हैं कराची में उन्होंने इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है और आमतौर पर ऐसा हो भी जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर चाहें तो उनके पास इख्तियार है कि वो इसमें 2 दिन 4 दिन की कुछ तौसीक कर दें। तो इसका अंदाज़ा यकीनन आज शाम तक हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फ़ैसला कर रहा है। लेकिन MKM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल ही एक मुरासला लिखा था और दिलचस्प बात यह कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ ज़िला वस्ती में, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यहीं से 250 हल्का जो अब मौजूदा है उससे उम्मीदवार हो सकते हैं और इसी इलाके से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। तो तवक्को है कि MKM के बड़े ज़िम्मेदारान ज़िला वस्ती में आज यकीनन अपना कागजात नामजदगी जमा कराने भी आएंगे।
हतमी तौर पर JUI और MQM ने जो इस्तदा की है उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन तवक्को ये है कि आज हम एक बार फिर वैसी ही गहमा गहमी देखेंगे जैसे कि कल हमने देखी थी या इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हमने देखी थी। और इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि MQM ने अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। मुख्तलिफ अवामी मकामात पर अवामी राब्ता मुहिम भी जारी है। गुज़िश्ता रात भी मुस्तफ़ा कमाल ने सैफुल मरी गोड सुरजानी में ख़िताब किया और मुख्तलिफ इलाक़ों में इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। बैनर लगना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के। आज़ाद उम्मीदवार भी इस दफ़ा अपना ज़ोर आजमाएंगे और लेकिन कराची में आमतौर पर बहुत कम ऐसा हमने देखा है कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी ज़ाती शख्सियत की बुनियाद पर जीतता हो, क्योंकि कराची में जो इलेक्शन का डायनेमिक्स है वो ये कि कराची में पार्टियों की बुनियाद पर वोट पड़ते हैं, पार्टी के मंशूर की बुनियाद पर वोट पड़ते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। जैसे मैं शहर इक़्तिदार में देखते हैं कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे वो बता भी रहते हैं कि कितनी डिफरेंट कास्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो कराची में पार्टी का वोट पड़ता है। अच्छा मुझे बताएं, उन्होंने तो बता दिया मिस मान ने कि जो भी उम्मीदवार आ रहे हैं वो मतलब फ़र्दन आ रहे हैं और उसके बाद अपने कागजाती नामजदगी जमा करा के जा रहे हैं और अकेले आ रहे हैं। लेकिन ये ना शशका बड़ा ज़रूरी होता है, ये बड़े डायनेमिक्स, ये भी विजुअल्स बड़े मैटर करते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो यहाँ पे भी जो उम्मीदवार आ रहे हैं वो अकेले आ रहे हैं या साथ में उनके और भी सपोर्टर्स आ रहे हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े और रहनुमा भी साथ चले जाते हैं भाई उनके। देखिए, कल जो ज़िला वस्ती में पीपल्स पार्टी के दोस्त आए थे वो मकामी क़यादत थी और उनके साथ दर्जनों कारकुन थे जो ज़बरदस्त किस्म की नारेबाजी करते हुए आए थे और नारेबाजी करते हुए कागजात लेकर गए थे। आज चूँकि अहम शख्सियात भी आएंगी पीपल्स पार्टी की, कारोबारी शख्सियात भी हैं, तो तवक्को है कि आज निस्बतन ज़्यादा शोर शराबा होता है और पीपल्स पार्टी के कारकुन हों या MQM के कारकुन हों, वो बाज़ों का डिसिप्लिन को खातिर में नहीं लाते और दफातर के अंदर तक आ जाते हैं, फिर उनको कंट्रोल करना भी खासा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल ये कराची में और पाकिस्तान के इलेक्शन का हुस्न भी कारकुनों की यही नारेबाजियां भी होती हैं। जी हाँ, ये जोश और वलवला मैटर करता है। तो उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे साथ खुर्शीद आलम साहब मौजूद थे ये तो कराची से, और बता रहे थे कि कितनी गहम देख रहे हैं, क्योंकि देखें आज का दिन है और दिन कल का दिन है कि कागजात नामजदगी जो है वो मौसूल भी कर सकते हैं, आप उसको जमा भी करा सकते हैं। गो के MQM ने रिक्वेस्ट भी किया और जमात इस्लाम ने भी, जमात उलमा इस्लाम ने भी रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी सी इसको डेट को एक्सटेंड कर देते हैं। बट इज़ इट पॉसिबल और नॉट? क्योंकि देखें इलेक्शन 8 फरवरी को होने, तो बहुत सारी स्क्रूटनाइजेशन के ऐसे प्रोसेस होता है जिसका कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। आप ज़रा आगे बढ़ते हैं, फॉलोअप स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे सारा नाम कत्ल केस के हवाले से। अच्छा, इस केस के मुजरिम शाहनवाज अमीन ने सजाए मौत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है और इस दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला करदम करार देने और मुजरिम शाहनवाज अमीन को मुकदमे से बरी करने की सजा की गई है। वाज़ेह रहे कि ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए हट जाने की सज़ा का हुक्म दिया था। सारा नाम को 23 दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में, आपको याद होगा कि किसने बेईमाना तरीके से उसके अपने मियाँ शाहनवाज अमीर ने कत्ल कर दिया था। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सारा नाम केस के वकील राना हसन साहब, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। ये कहेगा कि जिस चीज़ का हमें डर था, जिस चीज़ का हमें खौफ था, जिस चीज़ का हुआ, मुजरिम शाहनवाज अमीन ने सजाए मौत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, अपील दायर कर ली है। आपको क्या लगता है कि वहाँ से उसको किसी किस्म का रिलीफ मिल जाएगा? जी, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो अपील का राइट होता है वो तो हर मुजरिम के पास अवेलेबल होता है। तो इसमें अगर ये कहा जाए कि जिस चीज़ का डर था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसको वो अपील ना भी करते तो मर्डर रेफरेंस, जब भी सजाए मौत का फैसला होता है तो मर्डर रेफरेंस जरूर हाई कोर्ट के अंदर जाता है जिसका फैसला होना होता है। लेकिन अब बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी शवाहिद हैं, जो भी शहादतें हैं विटनेसेस की, वो तमाम ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड होनी होती हैं और ट्रायल कोर्ट फिर उसके बाद उसके ऊपर फैसला करती है। तो अब तो कोई एविडेंस या कोई चीज चेंज नहीं होनी, बल्कि हाई कोर्ट ने उन्हीं शवाहिद को देखते हुए दोबारा फैसला सुनाना है। तो इसमें हम पुरुम्मीद हैं क्योंकि उनका जो अरेस्ट है मुलजिम का वहां से, और फिर उसके बाद जो DNA का एविडेंस है और उसके अलावा जो आला कत्ल है और जो मेडिकल एविडेंस अवेलेबल है ऑन रिकॉर्ड, तो उसको सामने रखा जाए तो हाई कोर्ट का भी फैसला जो है वो सेम होगा और इसी को ही वो जो नीचे का डिसीजन है उसको अपहेल्ड करेगा वो। सही। अच्छा हसन, जैसे कि हमारी बात पहले भी हुई थी सारा के फादर से, तो वही चाहते हैं कि जो उनकी वालदा हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी दूर ये फार्म हाउस था और जिस तरीके से सारा को कत्ल किया गया तो उनकी बेटी की चीखने की आवाज़ें उनकी माँ तक ना पहुँची हों। तो उन्होंने कहा था कि वो क्योंकि फैसले से इतना मुतमईन है और वो कोशिश करेंगे कि वो दोबारा दूसरी अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाएं कि उनकी जो शाहनवाज की जो वालदा हैं उनको भी जो है वो दोबारा से केस में लेके आ जाए। तो इस हवाले से वैसे अभी तक क्या प्रोसीडिंग हुई है?
जी, इसमें बेसिकली जो होता है वो एक लॉ ने टाइम पीरियड दिया हुआ है अपील करने का ना। जिस तरह जब जो डेथ सेंटेंस हो जाती है तो पहले उसका टाइम पीरियड था कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है उसकी अपील मुजरिम जो है वो लगाता है। लेकिन अब वो बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया, तो उसने उसी 7 दिन के दौरानिये में या 30 दिन के दौरानिये में अपील दायर कर दी है। जो दूसरा है, जो बरी हुई हैं, जो शरीक मुलजमा हैं, उनकी हद तक जो कंप्लेनेंट है वो जब अपील में जाएगा तो उनके लिए 30 दिन का टाइम है। स्टेट के पास 6 महीने का टाइम है उनके खिलाफ अपील करने का। तो वो जो स्टेट वाला प्रोसेस है उसको टाइम रखने का मकसद ही है, क्योंकि थोड़ा सा वो जो गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है और फिर उसके बाद ऑथराइजेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो केस है ये हाई कोर्ट में फिक्स इकट्ठा ही होगा। जब तमाम अपीलें जो हैं वो कंप्लेनेंट भी फाइल कर लेगा, वालदा के खिलाफ स्टेट भी फाइल कर देगी, तो ये इकट्ठे टेकअप होंगे और इसको फिक्स होने में अभी 2 से 3 माह लगेंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद हसन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे माँ बाप जिनकी बच्चियों को उनके ससुराल में उनके मियाँ ने कत्ल किया हुआ है, वो भी तमाम तो लोगों की नजरें इस केस पर हैं। तो मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे जब कोई केस होता है और जब किसी को सजाए मौत दे दी जाती है और वो उसके अपील के लिए चला जाता है, तो कितने % आपने चांसेस देखें कि वो जो सजाए मौत है वो उम्र कैद में जो है वो तब्दील हो जाती है? जी, ये तो तमाम जो है वो एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्रिमिनल केस के अंदर हर केस में जो शवाहिद हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कुछ पॉसिबल इस केस की हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतना हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जिसमें जो उम्र कैद है उसकी गुंजाइश नहीं बनती। और जो लेकिन फिर भी चूंकि हमारे कवानीन और हमारी जो अदालतों के फैसले हैं वो कुछ ऐसे हैं, तो कुछ मतलब 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन हम पुरुम्मीद हो सकते हैं कि वो जो है वो सजाए मौत में कन्वर्ट नहीं होगा और वो जो है सजाए उम्र कैद में कन्वर्ट नहीं होगा, सजाए मौत जो है वो बहाल रहेगी। और कैसे आप इसको मेक श्योर करेंगे कि जो सजाए मौत है वो जल्द अज जल्द मिल सके? जी, वो उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए यही है कि पहले हाई कोर्ट से अभी मैटर जो है वो फिक्स होगा। अभी चूंकि उसको जो है सजाए मौत सुना दी गई है तो उसको डेथ सेल में शिफ्ट कर दिया गया होगा और वो दूसरे दीगर कैदी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ नहीं रखा जाता। तो ये जब तक इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, ये उसे अगर इवन उस बंदे की अगर डेथ भी हो जाए तो तब तक वो उधर डेथ सेल में ही पड़ा रहता है। तो इसमें हाई कोर्ट का फैसला आएगा। हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद, जब वो तमाम रेमेडीज और अपील का टाइम खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूशन का टाइम आता है। अच्छा, व्हाट इफ जो भी फैसला आता है और वो फैसला ऐसा आए कि जिससे सारा के जो पेरेंट्स हैं वो लवाही की वो खुश ना हो, मुतमईन ना हो, तो और किसी किस्म का यानी कि रिलीफ मिल जाता है अगर शाहनवाज को, तो क्या सारा के घर वाले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? जी, लाजमी तौर पे, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से कोई भी ऐसा फैसला आता है कि जो सजाए मौत है वो उम्र कैद में तब्दील होती है या कोई और फैसला आता है, तो उसमें जो उसके लवाहिकीन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इवन स्टेट भी, क्योंकि वो इसको परस्यू कर रही है केस को, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट तक अपील में जाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम उसको ऊपर भी हाई कोर्ट में भी डिफेंड करें केस को और फैसला हमारे हक में ही आए। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट हमारे पास भी राइट अवेलेबल है। बिल्कुल जी, और मेरे ख्याल से इस केस को ना एक मिसाल बना देना चाहिए ताकि लोग सोचें 1000 बार किसी भी मासूम को ऐसे बेईमाना तरीके से कत्ल करने से पहले। बहुत शुक्रिया जी, राना सर हमारे साथ मौजूद थे, जारा इनाम उनके वकील थे। खैर सारा तो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह पाक उनको अगले जहान में भी जस्टिस दे और इंशाल्लाह हमारे भी यही तवक्को और उम्मीद है कि उसको हमारी अदालतों से जस्टिस मिलेगा। आपको पता है इटली में 2021 में एक लड़की जिसका नाम था समन अब्बास, उसको उसके पेरेंट्स ने कत्ल किया था। क्यों? क्योंकि वो लड़की अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। वो लड़की गायब हो गई, उसको ढूंढते रहे, नहीं मिली। और फिर क्या हुआ, तकरीबन 18 माह के बाद इटली में एक फार्म हाउस से उस लड़की की डेड बॉडी मिली। पूरे इटली में लिटरली कोई लड़की है जो कि इतनी यंग लड़की है, जो 18 साल की लड़की है, जो टीनेज लड़की थी, ठीक है, वो एक शादी नहीं करना चाहती, उसके माँ बाप ने उसको कत्ल कर दिया। पीपल वर लाइक शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, उसके जो वालिद थे शब्बर साहब, वो मतलब मैं साहब आयरन मैं क्यों लगा रही हूँ, वो भाग के आ गया पाकिस्तान अपनी बीवी के साथ। उसको इटली ने गिरफ्तार किया पाकिस्तान में आकर और उन पेरेंट्स को सजाए मौत मिली है। अब आप सोचें, यहाँ पे तो लवाहिकीन ही मारने वाले थे, लेकिन स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि एक एक शहरी की ज़िंदगी मैटर करती है और परस्यू किया इस केस को। उस लड़की के गुमशुदा होने के 18 माह के बाद उसकी डेड बॉडी मिली,
लेकिन फिर भी तमाम तर चीज़ें हुई। उस लड़की की जो चचा है उसको भी 10 साल की जो है वो कैद मिली है, और जो उसके कज़न्स हैं खैर उनको तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन माँ बाप जो हैं उन दोनों के लिए अब वहाँ पे उम्र कैद की जो सज़ा है वो इटली की अदालत ने दी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं बजाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब कुछ बात हो जाए मेरे फेवरेट टॉपिक के हवाले से, जो है क्रिकेट। और क्रिकेट इसलिए क्योंकि मेरी हमेशा क्रिकेट से बहुत ज़्यादा इमोशनल एक अटैचमेंट होती है, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि जब भी मैंने ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की हैं टूटी ही हैं मेरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि आपको पता है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया पर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने के लिए मेलबर्न में मौजूद है। पर्थ में तो जो उनके साथ हुई वो आप लोगों ने देखा ही। कल और परसों टीम जो है वो 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह होगा 26 दिसंबर को। और याद रहे कि पहले टेस्ट में जो टीम की बॉलिंग थी नहीं चली थी, बैटिंग वो भी नहीं चली, और बहुत ही हमें शर्मनाक शिकस्त का सामना हुआ था। 360 रन, कैन यू इमेजिन, 360 रन, 89 रन बना के पूरी टीम आउट हो गई थी। और हमें लग रहा था कि हमारे ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद हैं एंड दे आर गोइंग टू गिव देम वेरी टफ टाइम, बट कुछ नहीं हुआ। क्रिकेट की तमाम तो सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा समा इमरान मानी, ज़रूर से जान लेते हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें जी कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में कोई तब्दीली की गई है? पहले जो मैच में जो गलतियां हुई थी उससे कुछ सीखा गया है? देखिए, तब्दीली का फिलहाल नहीं हुआ अभी। अलबत्ता ये एक अपडेट करता चलूं कि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद जो हैं वो अनफिट होकर जो है वो बाहर हो गए हैं। उनका जो है रिब्स का इशू आ गया पहले टेस्ट के बाद जो है, तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ इंसिडेंट हुआ, क्योंकि खुर्रम का जो डेब्यू हुआ था वो मतलब कदरे बेहतर था अगर देखा जाए कि डेब्यूटेंट के हिसाब से उन्होंने अच्छा डिलीवर किया था। तो ये एक, तो इसकी जगह पॉसिबली पाकिस्तान टीम में या तो मीर हमजा को शामिल किया जाएगा या वसीम जूनियर को शामिल किया जाएगा। तो आपको देखें चेंजेस तो करनी पड़ेंगी। खासतौर पे हम पिछली बार भी ये बात कर रहे थे कि सबसे पहला जो इशू आया था पाकिस्तान टीम के साथ वो प्लेइंग 11 का था। कि आपने जो प्लेइंग 11 खिलाई थी वो समझ से बाहर थी। कि सबसे पहला एक इशू था कि आपने स्पिनर शामिल नहीं किया टीम में कोई भी, तो ऑब्वियसली आपको और अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक चीज आपको बताऊं कि जो पर्थ की निस्बत मेलबर्न है या सिडनी है, यहाँ पर थोड़ा सा विकेट का जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है। पर्थ को बाउंसी ट्रैक कहा जाता है, तो ये विकेट चेंज है, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको एक फास्ट बॉलर भी ज़ाहिर खुर्रम की जगह डालना पड़ेगा, फिर आपको एक स्पिनर डालना पड़ेगा। ये चेंजेस जरूरी है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जी, तमाम तर मसाला चाट जो है ना वो अच्छी बिरयानी के लिए होना ज़रूरी है। खैर हम कहाँ अच्छी बिरयानी की बात करें, टीम की परफॉर्मेंस मैं कहती हूँ जी तुरई जैसी भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे आप ये बताएं, हम वैसे बड़ा इनको क्रिटिसाइज़ करें, ऑफ कोर्स इनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वी आर हार्ट ब्रोकन और हमें होता है कि भैया आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। लेकिन अगर मैं पिछले 30 सालों में भी देख लूँ, पिछले 25 सालों में भी देख लूँ, तो जहाँ पर हमारे बड़े बड़े जो हम कहते हैं कि जो लिटरली क्रिकेट के सूरमा मौजूद थे, वो भी वहाँ पर नहीं जो है वो डिलीवर कर पाते थे जब टेस्ट सीरीज़ की बात होती थी। सो क्या ये कोई नफसियाती बढ़तरी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को हम पर हासिल है? ये क्या मसला है, या वो पिच वाकई पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है कंडीशंस का है कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। मैंने पहले भी बात ये की थी कि आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं सब कॉन्टिनेंट में या अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं। यहाँ की जो कंडीशंस है, खासतौर पे कंडीशंस में अमूमन आ जाती है, आपकी पिच आ जाती है, आपकी वेदर कंडीशंस आ जाती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बड़ा चेंज होता है यहाँ पे आपकी। अब देखें ना, हमने इवन ये तक एक पाकिस्तान टीम के साथ हुआ कि जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई तो आपने यहाँ पर वो विकेट्स बना दिए जो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज थे, ठीक है। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया ने ये नहीं कहा कि आप हमारे मेहमान हैं तो हम आपके लिए जो है थोड़ा सा सखावत दिखाएं। उन्होंने वही विकेट्स बनाए जो उनका मार्क है, जिसके ऊपर वो हमेशा से खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा से ये बात होती है कि आप जब अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट्स का स्टैंडर्ड बेहतर जब तक नहीं करेंगे, आप अपनी देखें
एक बार हार गए, 2 बार हार गए, समझ एक कंट्री के जहां पर आप बार बार जाके वाइट वॉश हो रहे हैं, आप एक मैच बचा भी नहीं पा रहे हैं। पिछले कोई 99 से लेके अब 95 के बाद आप कोई टेस्ट नहीं जीते वहां पे, तो उसकी वजह और ये नहीं कि इस दौरान आपके बड़े बड़े कप्तान आए, वसीम अकरम भी रहे, इंजमाम उल हक भी रहे, मिसबा भी रहे, बहुत सारे प्लेयर्स आए। जी बिल्कुल। बात क्या है, आप एक तो कंडीशंस पे फोकस, और दूसरी फिर एक और चीज है कि ऑस्ट्रेलियन टूर जो होता है हमेशा, आप कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई भी फॉर्मेट हो उसमें मतलब वो एक अलग ही क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको अगर आपने कम्पीट करना है तो आपको अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। खास तौर पे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में आप हमेशा जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है, जब तक उनको इज्जत नहीं देंगे, जब तक उनको आप जो है आगे नहीं लाएंगे, आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह आप अच्छा फाइट नहीं कर सकेंगे। मतलब आप ये देखें ना, जिस तरह बार बार आपने ये जिक्र किया कि 360 रन से नाकामी कोई मामूली बात नहीं है। 300 मतलब मुकाबला करते नजर ही नहीं आया, जैसे कहते हैं कि चारों शाने चित हो जाना। तो आप जब तक अपने स्टैंडर्ड्स को बेहतर नहीं करेंगे, आप मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, स्टैंडर्ड्स, टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स, तो हम देख रहे हैं कि हमारे टीम में कुछ लोगों के स्टैंडर्ड्स बेहतर हो रहे हैं, कुछ लोगों की तरक्की हो रही है। बाबर वंस अगेन, लाइक अगर देखा जाए तो ओडीआई फॉर्म में वो इज ऑन नंबर 1। ये कैसे हो जाता है, मुझे आप ये बताएं। एक तरफ हम देख रहे होते हैं कि वैसे चार्ट पे जब उनकी कारकर्दगी देख रहे होते हैं तो कह रहे थे जिन्होंने विराट कोहली को भी बीट कर दिया, उन्होंने इनको भी बीट कर दिया, इनको भी बीट कर दिया, लेकिन जब वो खेल रहे होते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। या तो परफॉर्मेंस नज़र आती तो उनकी इंडिविजुअल चार्ट को बेहतर कर रही होती है, वो टीम के चार्ट को बेहतर नहीं कर रही होती। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर करूं, जहां तक रैंकिंग ताल्लुक है, रैंकिंग आपकी ज़ाहिर मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे होती है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि यार आपकी रैंकिंग तो है, टीम के लिए फायदामंद नहीं है। देखिए, उसमें बाबर का या किसी क्रिकेटर का कोई कसूर नहीं है। बात क्या होती है कि रैंकिंग बनती है आपकी अपोजिशन कौन सी है, आपके ये सारी चीजें रैंकिंग में। जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ नंबर्स शामिल होते हैं, सिर्फ नंबर्स शामिल नहीं होते। आपको पता है कि आप कौन से बॉलर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, उन बॉलर्स की रैंकिंग क्या है, कौन सी टीम के अगेंस्ट कर रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है। हाँ, अब रही बात के स्पेसिफिक, अगर हम बात करते हैं कि वो टीम के काम नहीं है या उसका जो भी उतार चढ़ाव है, ये बिल्कुल एक इशू है कि बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं तो बाबर आजम इन रिसेंट पास जो है हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी एक वजह जो समझ आ रही है कि वो भी ऐसा लग रहा है कि ओवरबर्डन है। एक तो ओवरबर्डन है कि वो सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट, एक अरसे से वो खेलते चले आ रहे हैं। फिर दूसरी एक और वजह जो तो यहाँ पे तो फिर हमारी सिलेक्शन कमेटी का भी कसूर है, उनको भी तो चाहिए कि वो डिफरेंट फॉर्मेट के लिए डिफरेंट जो है वो प्लेयर्स को रखें ताकि वो एग्जॉस्ट ना करें, जिन्होंने पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हुए हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, जैसे हम खुर्रम शहजाद भी, जिससे आपने भी बताया कि उनको भी एक इंजरी उनकी हो गई और उनकी जो वो फ्रैक्चर होगी, तो ऑफकोर्स नाउ ही हैज़ टू रेस्ट, और उनको फिर रेस्ट करने में और उनको रिकवर होने में टाइम लगेगा। इब्रार जो है वो भी जो है हम देख रहे हैं कि वो भी इंजर्ड है, वो भी अगले टेस्ट के लिए दस्तयाब वैसे होंगे या नहीं होंगे इब्रार? अब्रार मुश्किल है, अब्रार का मुश्किल लगता है फिलहाल, क्योंकि अभी तक जो इतलात हैं अब्रार का अभी भी मतलब वो पेन फील कर रहे हैं, ठीक है ना। अब्रार का मुश्किल लग रहा है, और जहां तक खुर्रम है, खुर्रम तो बाहर हो गए। अब ये है कि देखिए, अभी आपको फौरी तौर पे अब्रार इनके लिए, ये जो प्लेयर्स हैं इनके लिए आपको कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो आपके पास मीर हमजा मौजूद हैं, वसीम जूनियर मौजूद है आपके पास। स्पिनर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास वैसे प्लेइंग पूल उनको ना बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज में आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताएं, बड़े मजे की जो बात है वो ये कि देखिए शादाब खान जो है वो दौरे न्यूजीलैंड से तो बाहर है, लेकिन पंजाब पुलिस में, और आपको पता है पंजाब पुलिस का तो वैसे बड़ी मशहूर है, ओहदा मिल गया उनको वहाँ पे, ब्रांड एम्बेसडर को मुकर्रर कर दिया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे आपको कॉमेंट जरूर दूंगी। देखिए, ये जो चीजें होती हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाना किसी क्रिकेटर को या किसी को, ठीक है, ये उसको ऑनर किया जाता है, एक अच्छी चीज है कि आप ऑनर करते हैं किसी भी प्लेयर को। कोई डिपार्टमेंट, कोई खासतौर पे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर ऑनर करता है, क्या एक थोड़ा सा सजेशन ये होगा कि आप सिर्फ क्रिकेटर्स को ही ना बनाएं। आपके पास मतलब हीरोज जो है वो सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं है, हीरोज ऐसे ही बनाए जाते हैं कि जब आप उनको ऑनर करते हैं। अब आपके पास, अच्छा, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो हीरोज बनाए जाते हैं वो एड से बनाए जाते हैं? क्योंकि कसम मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मैंने जितने भी पाकिस्तानी मैच पिछले दिनों देखे ना, तो उनमें मैं कहती थी ये हमारा बल्लेबाज वैसे तो आउट हो गया लेकिन एड में मुसलसल आ रहा है। तो हम अपने, मेरी दिली ख्वाहिश है कि एड्स के अलावा भी हम अपने तमाम तरह क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस देखें मैदान में भी, जिनमें बाबर भी थे। और मैं देख रही होती थी कि ये क्या हो रहा है, मैदान में नजर नहीं आ रहे पर एड्स में नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे क्रिकेटर्स को भी चाहिए कि अच्छा जी अपनी, ठीक है ऑफ कोर्स मनी इज इंपॉर्टेंट,
बट परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस विल गो डाउन इन द हिस्ट्री, लोग याद रखेंगे परफॉर्मेंसेस को। देखिए एड्स की जहां तक बात है ना, एड्स में हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नजर नहीं आते, आप इंडियंस की बात करें या दूसरे कंट्रीज की बात करें उनके लिए हाँ ये बात आप मैं कहता हूँ सारा साल चाहे आप एड्स में काम करें डजंट मैटर, आपकी परफॉर्मेंस नजर आए। बिल्कुल ये बात सही है कि आप जब ग्राउंड में हो तो आप परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे। ये सबसे आपकी जो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है कि आप कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आपको मतलब आपका जो पहला फोकस है वो परफॉर्मेंस में होना चाहिए। बेशक आप एड्स में काम कर रहे हैं या आप जितनी भी आपकी एंडोर्समेंट्स हो उसमें कोई इशू नहीं है। और जहां तक मैं उस बात को भी कंप्लीट करता चलूं कि जो हम बात कर रहे थे कि ब्रांड एम्बेसडर बनाने की, उसमें आपके पास बहुत सारे अब नए जो राइजिंग स्टार्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं अरशद की बात कर रहा था या कशमाला तलत है आपकी शूटर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के किसी पाकिस्तानी ने शूटिंग में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता है। एहसन रमजान आपके स्नूकर के बहुत अच्छा टैलेंट है, हमजा खान है स्क्वाश का। इन लोगों को मेरा ख्याल है कि इनको भी हमें ऑनर करना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमें क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के हमारे जो हैं प्लेयर्स उनको ऑनर करना चाहिए। बहुत प्यारी आपने बात की, थैंक यू सो मच जी। वी हैड विद अस इमरान मानी। यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये मुहावरा तो आप लोगों ने सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। ये मुहावरा हुआ पुराना, वक्त ने साबित किया है कि खेल कूद जो है उससे इंसान ख़राब नहीं होता बल्कि लोग इससे स्टार बन जाते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी सॉफ्टबॉल और बेसबॉल प्लेयर तुलसी मेघवाड़ की भी है। तुलसी मेघवाड़ पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की है जो सॉफ्टबॉल और बेसबॉल खेलती है। तुलसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है। पहले तुलसी के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट जो है आपको दिखाते हैं। 16 साल की उम्र में जिंदगी की दौड़ में शामिल होने वाली तुलसी 6 बहन भाइयों में से एक। कभी सोचा नहीं था एक दिन सूबाई बेसबॉल सॉफ्टबॉल टीम के लिए मुंतखब होगी। बाप की सपोर्ट ने हर कदम पर उसे ये एतमाद दिया कि खानदान की सपोर्ट हो तो सिंध के एक छोटे से गांव की लड़की भी आसमानों को छू सकती है। तुलसी का ख्वाब है कि अब सॉफ्टबॉल के खेल में नाम पैदा करके अपना और पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में रोशन करे। तुलसी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तुलसी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो अपनी कामयाबी की कहानी हमें सुनाएं कि कैसे सिंध सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ने खवातीन की सॉफ्टबॉल टीम के लिए आपका इंतखाब किया। मेरा नाम तुलसी मेघवाड़ है। मैं पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की हूँ जो प्रोफेशनल सिंध लेवल पर बेसबॉल और सॉफ्टबॉल गेम्स खेलती हूँ। मैं जब 6th क्लास में स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल में एक कैंप लगा और उस कैंप में काफ़ी गर्ल्स ने हिस्सा लिया तो मैंने भी हिस्सा लिया और मेरी प्रोफेशनल सिंध लेवल पर सिलेक्शन हुई और हम जो है कोयटा नेशनल गेम्स खेलने के लिए रवाना हुए। अच्छा तुलसी, एक बहुत अच्छी बात जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगी कि पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल और बेसबॉल गेम्स में कोई हिंदू लड़की नहीं है, लेकिन अब आप हैं मौजूद, तो कैसा महसूस होता है आपको अपनी इंफरादियत को लेकर? हमारे यहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं की कोई भी गर्ल्स स्पोर्ट्स में नहीं थी, तो जब मैंने हिस्सा लिया तो मैं पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की बन गई स्पोर्ट्स में और मेरा पूरी दुनिया में नाम हुआ और मैंने अपने पाकिस्तान मुल्क का भी नाम रोशन किया। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाली और भी हिंदू गर्ल्स आगे बढ़ें और स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, स्पोर्ट्स में गेम्स खेलें। वो भी अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकती हैं, वो भी अपने पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन कर सकती हैं। और तुलसी, हम भी चाहेंगे कि आपके साथ वाकई आपके अलावा और भी बहुत सारी जो हमारी हिंदी कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप स्पोर्ट्स में जब आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, अपने घर से जब निकलती थी प्रैक्टिस के लिए, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था?
जब मैं प्रैक्टिस के लिए घर से निकलती थी तो लोगों ने बहुत तनकीद की थी और कहा कि एक हिंदुओं की गर्ल और मेघवाड़ बिरादरी की जो लड़की है वो कैसे अकेली जाएगी खेलने और सिंध लेवल पर कैसे गेम्स खेलेगी। तो काफ़ी लोगों ने मेरी तनकीद की और आज मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ तो आज वही लोग तनकीद करने वाले मेरी तारीफ़ करते हैं। तो मुझे और मेरी फैमिली को बहुत खुशी होती है इस बात पर। सही। अच्छा तुलसी, फिल वक्त तो आप सिंध की सतह पर खेल रही हैं, लेकिन इससे आगे अब आपके क्या ख्वाब हैं? अभी तो मैं सिंध लेवल पर खेल रही हूँ और अब मेरा ये ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान नेशनल टीम तक पहुँचूँ और पाकिस्तान नेशनल टीम की प्लेयर बनूँ। मुझे जो है कि मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी की सपोर्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे और मैं पाकिस्तान नेशनल टीम में जाकर अपने पाकिस्तान मुल्क का पूरी दुनिया में नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो मुझे जो है किसी की सपोर्ट नहीं है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। चाहते हैं हम नेशनल लेवल पे खेलें तुलसी, और हमारी दुआ है कि आप बिल्कुल खेलें। लेकिन मुझे बताएं, जैसे अभी इस्लामाबाद में नेशनल सॉफ्ट बॉल के मैचेस भी शुरू हो चुके हैं, तो आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया? इसकी क्या वजह थी? वैसे मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, शायद आज वहाँ इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कर रही होती और मैं चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे और मैं अपने मुल्क का नाम और ज़्यादा जो है रोशन कर सकूँ। बिल्कुल जी, और मैं तो स्पेसिफिकली चाहूँगी कि आपको सिंध गवर्नमेंट खुसूसी तौर पे सपोर्ट करे कि आप फिर यहाँ से निकलें, उसके बाद नेशनल गेम्स एंड देन इंटरनेशनल गेम्स में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तुलसी, बहुत शुक्रिया तुलसी हमारे साथ मौजूद थी और हम बहुत दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपका जो करियर है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो करे और आप हर साल और हर चीज़ में अपने माँ बाप और पाकिस्तान का नाम आप करें रोशन। अच्छा जी, एक बड़े मज़ेदार किस्म की एक वीडियो आई थी सामने, लेकिन मुझे ब्रेक का कह दिया टाइम ही नहीं। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको निहायत ही एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। लेडी डायना दुनिया से गए हुए एक टाइम हो गया उनको, लेकिन वो आज भी अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं और आज भी जिंदा हैं। आज भी लोग उनकी पर्सनालिटी के हवाले से रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्होंने जो जो चीज़ें पहनी, उनके हाथ के लिखे हुए क्रिसमस कार्ड्स, वो भी अब ऑक्शन हो रहे हैं। उन्होंने एक बार जो स्वेटर लेडी डायना ने पहन लिया वो लाखों की कीमत में, लाखों डॉलर की कीमत में फरोख्त हो रहा है। आपको पता है, हाल ही में उनके एक नीले और स्याह रंग का एक जैक्स एजैक्री का एक ड्रेस था, वो तकरीबन 11 लाख डॉलर में फ़रोख्त हुआ। शहजादी डायना ने पहली बार 1985 में फ्लोरेंस में ये इवनिंग ड्रेस पहना था और इससे पहले भी डायना का एक मशहूर ज़माना एक स्वेटर था जिसमें ब्लैक शीट नीलाम हुआ था 1.14 मिलियन डॉलर्स में, और इससे हासिल होने वाली रकम फलाही कामों में इस्तेमाल होगी बताया गया। और अभी भी मैं देख रही थी कि जो कार्ड्स हाथ के लिखे वो भी, और पता नहीं इतने ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस जो उन्होंने एक बार पहने हुए हैं वो ऑक्शन हो रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी कीमतों में ऑक्शन हो रहे हैं कि हमने नहीं देखा कि अगर हम ब्रिटिश राज के कोई भी ऐसी पर्सनालिटी कि जिनकी पहनी हुई कोई भी चीज़ या ओन की हुई पोजेस की हुई कोई भी चीज़ जो है वो इतनी महंगे दामों में जाए। और मज़े की बात, अगर अभी पूरा ड्रेस देखें तो आपके इस ड्रेस में से क्या है? आप कहेंगे कि भी नहीं समझ में आ रही है ऐसा क्या ड्रेस है, बट शी मेड इट लुक ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ द रीज़न कि लेडी डायना जो है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पहना था और लोगों को अभी भी इतनी उनसियत है। तभी हम देखते हैं कि जी जो जब मेगन भी जब आई थी, जब प्रिंस हैरी से शादी करके, तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी वो चीज़ें करने की कोशिश की थी जो उनकी मरहुमा सास ने की हुई थी, ताकि जो लोग हैं वो किसी तरीके से उनसे वैसे ही रिलेट और मोहब्बत कर सकें जैसे वो लेडी डायना से करते थे। खैर, ये एक बड़े मज़े की खबर थी, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करती चलूँ कि भाई वो एक ब्लैक शीप स्वेटर जो पहना था वो भी लाखों में डॉलर्स में सेल हुआ और इस ब्लू ड्रेस ने तो एक रिकॉर्ड ही वहाँ पर जो है वो कायम कर लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात करें जी इलेक्शंस के हवाले से, और ये इलेक्शंस की गहमा गहमी आपको पता है जारी रहेगी। 8 को इंतखाबात तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो जीतने वाली पार्टी वो तो मुबारकबादें वसूल करेगी, हारने वाली पार्टी जो मुसलसल इल्ज़ाम लगाएगी कि जो उनके साथ धांधली हुई। तो ये तो खैर अभी लगता है कि महीनों की गेम है। अवाम की निगाहें एक लम्हे और एक एक नुक्ते का जो है ना वो मुशाहिदा कर रही हैं कि जो भी पार्टी उनके पास आ रही है वो क्या सेल कर रही है उनके पास। दूसरी तरफ हम देखने के सियासी मैदान गर्म है एज ऑलवेज, और जो सीट एडजस्टमेंट है, उम्मीदवारों की जोड़ तोड़ है और उनकी जो सियासी बिसात जो है ना पुरस्कार हाथों की कारस्तानियाँ सबको दिखाई दे रही है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ऐसे में नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ का एक खुसूसी इंटरव्यू किया है, आपको दिखाते हैं।
आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस वक्त जो है वो शेड्यूल भी सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी कैसे इलेक्शन को देख रही है, क्या करेगी आने वाले इलेक्शंस में? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब। उनसे बात करते हैं। राजा साहब, सबसे पुरानी जमात है, कमोबेश 11 इलेक्शन लड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो मंशूर में ताख़ीर क्यों है? यकीन नहीं था कि इलेक्शन होगा? ताख़ीर की बात नहीं है, वो मंशूर कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई थी। चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर काम भी हो चुका है, मुकम्मल भी हो चुका है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं कि जिस वक्त शेड्यूल आ जाता है इलेक्शन का तो वो फिर एक राइट टाइम पे वो उसको अनाउंस किया जाता है। 2008 का जो हमारा मंशूर था उस पर हमने 90% से ज़्यादा जो थे वो हम उस पर कामयाब हुए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया, एजुकेशन, फिर एनर्जी पर बात हुई। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के ही जरिए जो है वो इक़्तिदार में आती है, तो इलेक्शन लड़ने के लिए मंशूर जैसा आप समझती हैं बहुत ज़रूरी है। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कोई न कोई बयानिया लेकर आवाम में जाना होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ऐसा नैरेटिव लेकर आवाम में जा रही है कि उसको लगता है कि वो कामयाब हो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सबसे बड़ा जो उसके पास बयानिया है वो उसकी साबका कारकर्दगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सभी तनकीद करते हैं, शायद उनका हक भी है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई अवामी काम किए तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में होता है। मैं अब ये ज़रूर कहूँगा कि अपने मामलात को प्रॉपर प्रोजेक्ट करना, मीडिया को अप्रोच करना भी जो है इसमें जो कमी बेशी है उसको भी दूर किया जाए। यानी आने वाले दिनों में कोई सोशल मीडिया टीम मुतहर्रिक देख रहे हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ये हमारी कमज़ोरी रही है शुरू से। हम जितना काम करते हैं इतना बता नहीं सकते, और हमारे मुखालफिन जो कुछ नहीं कर सकते वो पूरी कहानियाँ और किस्से और शेर व शायरी कर रहे होते हैं। किसी भी सतह पे कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई इत्तेहाद हो सकता है? सियासत जो है ना जी, इज डे टू डे गेम। कई दफ़ा तो ये है कि घंटों के हिसाब से बदल रही होती है। यहाँ बड़ी वाइब्रेंट सियासत है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की और हमारे इस रीजन की। अगर वो इत्तेहाद जो है वो मुल्क को स्टेबिलिटी दे, अगर वो मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करे, आम लोगों के लिए वो खुशी का पैगाम लेकर आए, तो ऐसे इत्तेहाद को तो वेलकम करना चाहिए। अगर नून लीग के साथ इत्तेहाद बनने की कोई बात होती है तो क्या नून लीग इस पर एग्री हो जाएगी कि बिलावल साहब वजीर आजम हो? नंबर गेम है ना जी, जिसके पास नंबर होंगे वही वो ये क्लेम करेगा। लेकिन ये बात की बात है, लेकिन अपने तय हमें पता है कि हमारी जमात के जो कैंडिडेट हैं वज़ारत उज़्मा के, वो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। लेवल प्लेइंग फील्ड एक बुनियादी जो है वो आजकल सवाल उठता है, एतराज़ उठता है, पीपल्स पार्टी भी उठाती है और पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो भी उठाती है। तो दोनों का लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर एक ही नुक्ता है, तो क्या इस एक नुक्ते पर इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है किसी बात पे? एक पेज पर है आप। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपके इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना हों, उस पर कोई उंगली ना उठा सके। आपको पता है नून भी यही कहती थी कि दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कहते हैं, PTI भी यही कहती है, जमात इस्लामी भी यही कहती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही कहते हैं। अगर किसी एक जमात को कोई फेवर करता है या दो जमातों को फेवर करता है तो वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं इंतखाबात। किसी मौके पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड म्यूचुअल प्लेइंग फील्ड में बदल सकती है? सियासत में तो किसी बात को आप रद्द नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है दोनों जमातों में कुर्ब बहुत कम है। PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? PTI जो है वो उसकी फॉलोइंग है, उन्होंने यूथ को अट्रैक्ट किया, उन्होंने एक अच्छे नैरेटिव दिए, लेकिन अफसोस कि वो ये सारी जो उनकी मामलात थे उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं कर सके। राजा साहब, आपका खित्ता पोठोहार, वहाँ पर हम देखते हैं कि सवाए राजा परवेज अशरफ के कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपनी जगह नहीं बना पाया। तो आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह बना पाएगी वहाँ पर? पोठवार में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस इलेक्शन में हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर रहेगी। इंतखाबात की डेट अनाउंस हो गई, शेड्यूल अनाउंस हो गया, अब आपको लगता है कि इंतखाबात हो जाएंगे या अभी भी कोई मखमसा है, कोई रुकावट है? नहीं, अब मेरा ख्याल इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। तो आपने सुना है ना कि अगर कोई आपका मखमसा है तो उसका इज़हार नहीं करना है, चीफ जस्टिस साहब ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका समय को वक्त देने के लिए। जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जिससे पिछले कई दिनों के हवाले से हम बात कर रहे थे, बिकॉज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाज डूइंग रियली वेल। और अभी सूरत हाल थोड़ी चेंज हो गई है, मुसलसल तीसरे रोज़ शदीद मंदी वहाँ पे देखी जा रही है।
स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ रवां साल की सबसे बड़ी मंदी रोनुमाई हुई, जिसे यके बाद दीगरे इंडेक्स की 63,000 और 62,000 पॉइंट्स की दो नफसियाती सतह जो हैं वो गिर गई। 100 इंडेक्स घटकर 61,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया और मंदी की वजह से 91% हिस्से की कीमतें गिर गई। सरमायाकारों की 3 खरब 62 अरब 65 करोड़ से ज़ायद रुपए डूब गए। हम जो कह रहे थे ना, एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है, लोग इनकरेज हो रहे हैं और हमने देखा फिर इतना बड़ा लॉस भी हुआ है। इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है जानते हैं। कराची की ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह का समा। ये बताएं कि एकदम से क्या वजह बनी कि अचानक मार्केट ऐसे क्रैश हो गई? देखें, इस वक्त अगर हम बात करें कि दिसंबर के ये जो आखिरी 2 हफ्ते होते हैं, इसमें एक रोल ओवर ये कहला रहे होते हैं। हमारी कल बात हुई जो स्टॉक मार्केट के एमडी हैं फारूक खान साहब, उनका कहना था कि दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं उनमें भी करेक्शंस भी आती हैं और जो आखिरी हफ्ते होते हैं, छुट्टियां होती हैं, क्लोजिंग्स होती हैं, तो उसमें एक रोल ओवर भी आ रहा होता है। जो ब्रोकर्स होते हैं उसको मार्केट को अपना एंड कर रहे होते हैं, अपना वो प्रॉफिट टेकिंग पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से करेक्शन आती है। अगर हम 4 रोज़ को देखें, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, ये जो 4 दिन थे, ये बड़ी एक मंदी रही है। इसमें पहले दिन 925 पॉइंट्स की कमी हुई, दूसरे रोज 2371 पॉइंट्स की कमी हुई, कल 385 पॉइंट्स की कमी हुई, और अगर हम आज की बात करें तो 577 पॉइंट्स इस वक्त इंडेक्स में कमी हो चुकी है और जो 100 इंडेक्स है वो 61,870 की सतह पर ट्रेड कर रहा है और 12 दिसंबर को ये 66,000 की सतह पे था। अगर हम 12 दिसंबर से देखें तो तकरीबन ये कोई 5,000 इसमें पॉइंट्स कम हो चुके हैं और अगर हम इन 4 रोज की बात करें तो तकरीबन 4,300 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। और मैं आपको मदिया ये बताऊं कि 2 अक्टूबर से अगर हम बात करें 10 या 12 दिसंबर तक, तो इस इंडेक्स में 20,000 पॉइंट्स का भी इजाफा हुआ था। ऐसी तेजी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी नहीं देखी गई थी कि सिर्फ 2.5 महीने में इंडेक्स जो है वो तकरीबन 20,000 पॉइंट्स की सतह पर अब बढ़ जाए। लेकिन वो 2 बड़ी, जिसे कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज दिनों हम बात करेंगे, मंगल को 2,371 पॉइंट्स की कमी हुई और ये एक बहुत बड़ी कमी थी। इससे पहले 16 मार्च 2020 को देखी गई थी जब कमी हुई थी 2,375 पॉइंट्स की, तो वो भी एक बड़ी तारीखी कमी थी जो मंगल को हमने देखी थी। लेकिन जो बातें कर रहे थे कि ये जो एकदम इतनी जबरदस्त तेजी आ रही ना, कि ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे बबल है जो कि बर्स्ट हो जाए, और एग्जैक्टली हमने देखा कि कुछ ऐसी ही चीज जो है वो हुई भी है। तो अभी जो आप तमाम द करंट सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या सरमायाकार जो है आर दे टेकिंग द मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं? देखें, जब ये इसमें तेज़ी आ रही थी तो ये जो बात आप कह रही हैं, इस तरह की एक बात की जा रही थी कि इसमें कुछ इस तरह का कोई मसनूई है या इसमें करेक्शन आएगी। बिल्कुल एक तवक्को थी कि करेक्शन आएगी। 60,000 तक की जो बड़े सरमायाकार हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर हैं मार्केट के, वो ये तवक्को कर रहे थे कि ये स्टॉक मार्केट तकरीबन 60,000 पर जाकर स्टेबल हो जाएगी, जिस वक्त ये 52,000 पर थी स्टॉक मार्केट। लेकिन हमने देखा कि वो ना सिर्फ 60,000 बल्कि वो 66,000 की एक रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। तो अब ये तवक्को की जा रही कि थोड़ा सा होने के बाद, करेक्शन होने के बाद ये मार्केट स्टेबल हो जाएगी। अब एक चीज़ ये भी आई है कि पहले जब हमारी बात हुई थी फारूक खान साहब से, वो ये बता रहे थे कि पहले सिर्फ जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के कुछ बड़े जो लोग थे यहाँ से सरमायाकारी करते थे, लेकिन अब एक आसानी की गई है, मुल्क भर से छोटे छोटे सरमायाकार भी इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। अब जो एक मंदी की लहर आई है तो लगता है कि जो छोटे छोटे सरमायाकार जो सरमायाकारी कर रहे थे वो खासा मोहतात हो गए हैं। और लेकिन एक ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो दिसंबर के 2 हफ्ते थोड़ा गुजरेंगे और उसके बाद नया साल शुरू होगा तो लोग दोबारा इसकी तरफ राग़िब होंगे। और साथ साथ जिस तरह एक होती है नई हुकूमत, जैसे जैसे आप इलेक्शन के करीब जा रहे हैं तो एक तवक्को ये भी की जा रही है कि नई हुकूमत किस तरह की होगी, उसकी माशी पॉलिसी क्या होंगी, तो शायद इस वजह से भी सरमायाकार मोहतात हो रहे हैं। ये स्टॉक ब्रोकर्स का एक ख्याल है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अक्टूबर में जब, जी हाँ, ऐसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। असलम खान हमारे ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे, जो स्टॉक मिशन और हवाले से हमें बता रहे थे। अच्छा, हमारे सीनियर रिपोर्टर सईद रिजवान आलम ने भी चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप जनाब आरिफ हबीब साहब से स्टॉक मार्केट के हवाले से और मुस्तकबिल के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, वो भी आपको जरूर दिखाऊंगी यहाँ पे। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि क्या मार्केट में ये जो तेजी है ये मसनूई है? ये परसेप्शन मार्केट में बहुत ज़्यादा इन दिनों गर्दिश कर रहा है, तो क्या ये सही है या गलत है, या मार्केट में जो तेज़ी है ये हकीकी बुनियादों पर है? आप क्या कहते हैं? एक्चुअली जो मार्केट है ना, वो हमेशा मूव करती है और मार्केट में हज़ारों लाखों दिमाग जो है वो काम कर रहे होते हैं, और वो दिमाग भी काम कर रहे होते हैं जिनका आपने जिक्र किया, और वो दिमाग भी
कर रहे होते हैं कि जिसको आप कहते हैं कि बेनिफिशियरी है। मेरा अपना ये तजर्बा है, मैं कोई 50 साल से ज़्यादा स्टॉक मार्केट का मेरा अपना तजर्बा है। जिस किसी ने भी मार्केट के साथ छेड़छाड़ की तो सबसे बड़ा विक्टिम वो खुद होता है। जो यहाँ मार्केट के अंदर वो शख्स जो है वो कामयाब होता है जो मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करके काम करता है। वो मार्केट को चलाने वाला नहीं इसमें कामयाब होता है। जो भी मार्केट को चलाने की कोशिश करता है उसको हमने देखा है कि उसका अंजाम जो है वो बुरा ही होता है। लेकिन जो अच्छे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे, और हमने भी अपने कैरियर में जब हमने अच्छे तरीके से एजुकेटेड डिसीजन किए तो जो है वो बेनिफिट हुआ। लेकिन जहाँ हमने ईगो का मसला बनाया और हमने कहा कि नहीं अब तो हम तो बड़े हो गए और मार्केट को जो है वो हम चलाएंगे, जब हम चलाने वाली बात आती है तो फिर अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है वो मेरी नज़र में बुरा होता है। और इतनी बड़ी तादाद में मार्केट में शेयर्स कौन खरीद रहा है? मार्केट हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। खरीदा नॉलेजेबल एजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल, उन्होंने लिया, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने लिया और आपके कॉर्पोरेट्स ने लिया, कंपनियों ने लिया, खुद कंपनियों ने अपने शेयर्स बाई बैक किए। तो वो भी एक अच्छी क्वांटम में जो है उन्होंने शेयर्स जो है वो लिए हैं। शफाफ इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं पाकिस्तान की मईशत और स्टॉक मार्केट के लिए? और अगर इंतखाबात आगे बढ़ते हैं, डिले होते हैं, तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ख्याल से? जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो ओवरऑल बिजनेसेस के लिए फ़ायदा मंद होंगे, लेकिन खुद हुकूमत के लिए भी फ़ायदा मंद होंगे। हुकूमत सबसे बड़ा बोरोवर है तो उनकी भी लागत जो है वो कम आएगी। आई थिंक मुझे दोनों सूरतों में जो अच्छा लगता है, इसलिए कि अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो लोगों का ख्याल है कि भाई ये केयरटेकर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो मेरिट पे फैसले ले रही है, उनके ऊपर कोई इलेक्शन का प्रेशर नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके ऊपर इलेक्शन का प्रेशर होता है तो वो फैसले जो है वो जल्दी नहीं कर पाते, पर्टिकुलरली जो आवाम के लिए जो है वो बोझ का बाइस होते हैं, क्योंकि उनको वोट लेने के लिए जाना होता है। लेकिन जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उनके ऊपर कोई ऐसा बैगेज नहीं है तो वो ये फैसले करते हैं। हालांकि अगर आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो पॉलिटिशियंस को भी फैसला जो है वो अल्टीमेटली करना पड़ता है। आरिफ साहब, हम देख रहे हैं कि निगरां हुकूमत में जो है वो इस मार्केट ने और मईशत ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या ताजिर जो है वो ये मतलब मुतालबा करते हैं या वो ये ऐसा चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो और ये मौजूदा सेटअप जो है ये कंटिन्यू करे आगे भी और ये पॉलिसियाँ जो है चलती रहें? मुझे किसी ने पूछा आप क्या समझते हैं इलेक्शंस होने चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो स्टिक करती है और रिजर्व्स को जो है 25 बिलियन ले जाती है तो मैंने कहा नहीं होने चाहिए। फिर अगर वो 25 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व ले जाकर ये परफॉर्म करते हैं, ये डिलीवर करते हैं, तो ये सारी हुकूमत का होना तो यही है ना कि पब्लिक के फलाह के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम करे। तो दुनिया में तो बादशाह भी है और डेमोक्रेसी भी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी है, लेकिन मेन तो लोग उस चीज़ से खुश होते हैं कि जो उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करे, वो सिस्टम जो है उनके लिए काबिल कबूल होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर हमारे घरों में कुछ ना कुछ हादसा हो जाते हैं, बच्चे को चोट लग जाती है, कोई ज़ख्म लग जाता है, कोई जानवर काट लेता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके लिए हमारे घर में इवन किचन में काम करते हुए हाथ जल जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है, खुदा ना खास्ता आग भी लग सकती है। तो इस तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए एक चीज़ है जो कि हमारे घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है फ़र्स्ट एड बॉक्स। इस फ़र्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आपको पहली तिब्बी इमदाद क्या देनी है, इस हवाले से गाइड करेंगे हिलाल अहमर के ट्रेनिंग मैनेजर खुर्रम लतीफ़ साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समय में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो सर मुझे बताएं कितना ज़रूरी है कि हर घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आप इसकी अवेयरनेस पे जो है वो काम कर रहे हैं।
और मैं हौसला अफजाई करता हूँ इस चीज़ की। बहुत ज़रूरी है जिस तरह से आपने कहा कि फ़र्स्ट एड जो है, पहले मैं काइंडली चाहूँगा कि इस पर फ़र्स्ट एड बता दूँ कि फ़र्स्ट एड असल में है क्या। फ़र्स्ट एड जो है वो किसी भी बर वक्त किसी भी इमरजेंसी के बाद वो पहली मदद है जो प्रोफेशनल के पहुंचने से पहले या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले से वो करनी है, ठीक है। इसके लिए 3 P जो मैं कहूँगा कि वो रिकमेंड करूँगा सब लोगों के, जो भी लोग इस चीज़ प्रोग्राम को सुन रहे हैं। पहला ये होता है कि आपने प्रिजर्व लाइफ, ज़िंदगी की हिफाजत करनी है अपनी या जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसकी। सेकेंडली आपने प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर डैमेज, जो भी नुकसान हुआ उसको मज़ीद बढ़ने ना दें ताकि उसके लिए बाद में कोई ज़िंदगी पे उस पर वो ना आए। तीसरा चीज़ जो होता है प्रमोट रिकवरी। प्रमोट रिकवरी कि आप जो भी फर्स्ट एड देंगे उसका देर तक उसके जहन पे कोई असरात तो नहीं रहेंगे, आपने उसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी देना है, उसको रीश्योर भी करना है। तो ये 3 चीज़ें फर्स्ट एडर के जो किरदार में, इसके लिए तो आपका ज़रा आप पैनिक करेंगे तो वो तो मकसद ही पूरा नहीं होगा। एग्जैक्टली जो फर्स्ट एड दे रहा है वो काम एंड कूल रहे। उसको किन किन चीज़ों पे खास तौर पे ध्यान देना जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। नंबर 1, फर्स्ट एड देते हुए एम्बुलेंस को कॉल करना वो ना भूले, ये चीज़ उसने हेल्प ज़रूर लेनी है। सेकेंडली अपनी सेफ्टी को इग्नोर ना करे कि वो ऐसा ना हो कि हेल्प करने में अपनी सेफ्टी को इग्नोर कर दे। घर के अंदर जैसे आपने फर्स्ट एड बॉक्स का कहा, बहुत ज़रूरी है। एक तो आग बुझाने के आलात के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई घरों में, इंडस्ट्रीज़ में। और सेकेंडली फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर पे कम से कम बैंडेज, स्प्लिंट अगर मौजूद हैं, ये अगर ब्लैंकेट रख सकते हैं उसमें फिर मज़ीद आप एडवांस जो चीज़ें वो रख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स जो बर वक्त ब्लीडिंग को रोकने के लिए, बहुत सारी अमवात ऐसी हो जाती हैं पाकिस्तान में उस ब्लीडिंग की वजह से जिसको बर वक्त रोक कर जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल आपने सही बात की, बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली जो घर में ज़्यादा छोटी इमरजेंसीज होती हैं वो होती हैं जल जाने की सूरत में। बिल्कुल, ख़वातीन बेचारी हाथ कट किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर जल जाने की सूरत में। एक और चीज़ में, क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर है, बच्चे जो माएँ बड़ी कंसर्न होती है, बच्चा अगर चोक कर रहा हो, खुदा ना खासा खुदा, वो एक ऐसा टाइम है, मतलब उसमें तो आप वेट भी नहीं कर सकते कि आप एम्बुलेंस को कॉल करें, वो आपको फौरी चीज़ करनी है। बिल्कुल ऐसा ही। सबसे ज़्यादा जो केसेस बच्चों में चॉकिंग के आप सही कह रहे हैं होते हैं। ऐसी सूरत में आपने करना क्या है, वही चीज़ है कि एम्बुलेंस कॉल करना ना भूलें, आप अलर्ट रहें। तो मैं चाहूँगा कि इस पर एक छोटी सी डेमोस्ट्रेशन में आपको करके दिखाऊं कि किस तरह से वो की जाएगी। ठीक है। कि अगर छोटा बच्चा है जिसके 1 साल उम्र है और उसने कोई चीज़ चॉक कर ली है, वो चीज़ जिसने सांस के रास्ते को बंद कर दिया है, तो ऐसी सूरत में बच्चा आपके पास है तो आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है, हेल्प के लिए कॉल करनी है, प्लीज़ कॉल। जैसे ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि आप बच्चे को कुछ इस तरह से पकड़ें, आपके हाथ पे होगा बच्चा, ठीक है। अगर आपके पास चेयर है या आप खड़े हैं तो इस तरह से हो, थोड़ा सा उसको इंक्लाइन रखें। ये 2 बोन्स के दरमियान आपने बैक ग्लोव्स दे रहे हैं 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। ये करने के बाद आप सीधा करेंगे बच्चे को और 5 चेस्ट के ऊपर आप प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5। अगर वो चीज़ ऊपर आ गई तो आप उसको करें, ब्लाइंड स्विप ना करें। तो ये चीज़ है। ऐसी सूरत में अगर बच्चे की वो चॉकिंग रिमूव हो गई है, बच्चे की चॉकिंग रिमूव हो गई है और आप समझते हैं कि बच्चा कॉन्शियस हो गया, थोड़ा सा ड्रॉजी है, तो आप उसको कोशिश करें कि करवट में रखें इस तरह से। अगर कोई वॉमिट करता है या सूरत में, ऐसा ना हो कि उससे वो सांस की नाली में चली जाए, उसको एस्पिरेट ना कर ले। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों में चॉकिंग। और बड़ों में ये जो है हम हेमलिक मैनुअर जो करते हैं, जैसे बुजुर्ग होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, अब तो खैर बुजुर्ग भी नहीं हम कह सकते, यंग लोगों के हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट वगैरह कोई ऐसी कोई चीज़ हो तो हम क्या कर सकते हैं फौरन को? ऐसी सूरत में बड़ों में या बच्चों में, जिसमें खास तौर पर जो ज़्यादातर इमरजेंसीज हमें फेस करने को मिलती है, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो काम करते हैं वो कहते हैं कि जब लोग अवेयर नहीं होते तो वो ट्रेंड लोगों की मदद नहीं कर पाते। हमारे तमाम वॉलंटियर्स जो ट्रेंड हैं, अगर कोई भी शख्स बेहोश हो गया, वो घर में हो, ये बड़ी इमरजेंसी है, आपको नहीं पता कि नौयत क्या है, तो बेहोश शख्स के लिए, अगर वो बुजुर्ग है, बड़ा है, किसी भी इमरजेंसी की वजह से बेहोश है, तो अगर तो आप देख लें कि उसकी सांस नहीं है बेहोशी के साथ, ठीक है, तो आपने CPR की तरफ जाना है, ठीक है। और अगर सांस है और वो सिर्फ बेहोश है, एम्बुलेंस को कॉल करें, एरिया को क्लियर करें, ऑक्सीजन को जो प्रॉपर करें, और ऐसी सूरत में उसको करवट की पोजीशन में रखें, जिसे हम रिकवरी पोजीशन कहते हैं। मैं चाहूँगा कि उसको हम एक परफॉर्म करके आपको परफॉर्म कर लेते हैं। जी ठीक है, ठीक है। आपने जाते ही पहले एक तो अपने सराउंडिंग को देखना है, डेंजर को देखना है, उसके बाद आपने रिस्पांस वगैरह चेक करना है। रिस्पांस चेक करने के बाद कॉल आप कर दें, प्लीज़ कॉल एम्बुलेंस। आपने रिस्पांस चेक कर लिया, आप होश में हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं आता तो ऐसी सूरत में आपको कि वो शख्स बेहोश है, एम्बुलेंस को आपने कॉल कर दी है,
आपने देखना है कि उसकी ब्रीदिंग है या नहीं, वो सांस ले रहा है या नहीं। आपने जो ब्रीदिंग चेक की, उसकी ब्रीदिंग है लेकिन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करा, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करा, ब्रीदिंग है, तो ऐसा शख्स वो बेहोश है, खुदा ना खासा उसका दिल बंद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे शख्स को आपने करवट में रखना होता है। उसका तरीकाकार क्या है कि आप जहाँ बैठे हैं, याद रखिएगा अगर वो एक्सीडेंटल का कोई केस है तो आपने सर्वाइकल का ख्याल रखना है, लेकिन ऐसा शख्स जिसका कोई हर्ट ना कर दे, ऐसे शख्स जो वैसे बेहोश हुआ है, अपने सिमत वाले अपने हाथ को उठाकर आप ऐसे रखेंगे, अपोजिट सिमत वाला हाथ उठाकर आप यहाँ रखेंगे, एंड देन हम उसको फौरन करवट दिलवाएंगे, और लेग को फोल्ड करते हुए आप अपनी ही सिमत में। I have to take a very sharp break है, मैं छोटी सी ब्रेक के बाद मिलती हूँ। ठीक है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ज़रा बात करेंगे एक ऐसी करेंसी के हवाले से जो कि बहुत सिक्योर करेंसी कंसिडर की जाती है, और स्पेसिफिकली हम दुनिया भर में बात करें तो ये करेंसी अपना बड़ा नाम और बड़ी तेज़ी से अपना मकाम बना रही है। हम बात करें पेपाक के हवाले से। ये पेपाक है क्या, हम जानते हैं मोहतरमा सीमा सुल्तान अली कासवानी से। सीमा सुल्तान एक तजुर्बाकार बैंकिंग प्रोफेशनल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में माहिर हैं। फिलहाल वन लिंक प्राइवेट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सीमा एंड वेलकम टू सबका समा। सबसे पहले तो सीमा मैं जानना चाहूँगी अपने लिए भी और अपने नाज़रीन के लिए भी कि ये पेपाक है क्या और इससे ख़रीदारी मुमकिन है? बिल्कुल। सो पेपाक जो है वो एक डेबिट कार्ड है। जैसे अभी आप अकाउंट खुलवाने जाती हैं और आपको एक कार्ड मिलता है जो आप एटीएम के थ्रू जो है वो उस पर से कैश निकालती हैं, और साथ साथ आप कहीं शॉपिंग पे जाती हैं तो वो जो है वो कार्ड इस्तेमाल करती हैं। तो ये दोनों काम जो है वो पेपाक डेबिट कार्ड आपके लिए करता है। अब डिफरेंस ये है कि पेपाक जो है वो पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो वॉलेट्स में अक्सर मल्टीपल कार्ड्स निकलते हैं, आपको लोगोज भी नज़र आते हैं, वो इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स के कार्ड्स हैं। लेकिन पेपाक पाकिस्तानी ब्रांड है, वो सारे काम करता है जो कि आपके दूसरे डेबिट कार्ड करते हैं। अच्छा, तो फिर ये कार्ड, इस कार्ड का हसूल कैसे मुमकिन हो सकता है? हम ये कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? क्या एक स्पेसिफिक बैंक में हमें अपना जाके अकाउंट बनवाना है फिर हमें पेपाक मिलेगा, होगा कैसे? सो बेसिकली आप किसी भी बैंक जाएं पाकिस्तान के, हमारे तकरीबन जो है 40 इशूअर्स हैं, नॉट जस्ट बैंक्स बल्कि नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस भी हमारे हैं, जैसे जिनका बैंकिंग का जो है वो नहीं है शोबा, लेकिन वो भी कार्ड्स देते हैं। सो वॉलेट्स के ऊपर कार्ड मिल गए, आपने अकाउंट खुलवाया उसके ऊपर आपको कार्ड मिल गया, तो आप ब्रांच जाएं और कहें कि हमें पेपाक कार्ड चाहिए। जब आपको वो कार्ड मिलता है तो आप उसको एक्टिवेट कराएंगे, अपने बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे और जो है वो सिंपल उसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। वन लिंक और पेपाक का आपस में क्या रिलेशनशिप है? मैं चाहती हूँ जरा इसके हवाले से बात भी करें। अच्छा, वन लिंक को लोग नॉर्मली जो है वो जानते हैं कि वो एटीएम पर एक लोगो लगा हुआ है, उस तरह से जो है वो वन लिंक को सब लोग जो है वो जानते हैं, लेकिन वन लिंक डज मोर देन दैट एक्चुअली। पहले तो मैं ये समझा दूं कि वो लोगो क्यों होता है एटीएम पे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक बैंक का कार्ड है और आप किसी और बैंक के एटीएम चले गए, तो वो ट्रांजैक्शन क्यों होती है? क्योंकि वो वन लिंक से कनेक्टेड हैं। तो ये सारे बैंक्स जो है वो पाकिस्तान के वो वन लिंक से कनेक्टेड है। वन लिंक एक ऐसी एंटिटी है जो मैं अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझाऊं तो पाकिस्तान में जितनी भी पाकिस्तान की जो GDP है उसका तकरीबन 37% बाय वैल्यू जो है वो वन लिंक के थ्रू प्रोसेस होता है। तो ये लोगों को बात नहीं पता है कि वन लिंक सिर्फ एटीएम से आगे और क्या है। इसके अलावा जब आप बाकी लोगों बना हुआ देखा हुआ, एग्जैक्टली मुझे भी आपके थ्रू ये पता चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप अकाउंट से जब फंड्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज सारे बैंक्स कनेक्टेड हैं और वन लिंक एक सेंटर एंटिटी है जो सबको कनेक्ट करके आपकी सारी ट्रांजेक्शंस को जो वो बहुत सीमलेसली पास थ्रू कर रहा होता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि किस तरह से एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए या आपने फंड्स टॉप अप कर दिए, वॉलेट टॉप अप कर दिया, सो वो आपको पता नहीं चलता है। इसके अलावा बिल पेमेंट्स है, सो वो भी आप जो है वन लिंक के वन बिल जो है वो हमारा एक ब्रांड है, उसके अंडर के थ्रू जो है वो आप बिल पेमेंट हम जब ऐप इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, ऐप में भी आ रहा था वन लिंक। एग्जैक्टली, ऐप में भी वन बिल, वन लिंक, ये सारे नाम आप जो है वो। अब पेपाक जो है वो वन लिंक के ही जो है वो एक प्रोडक्ट और सर्विसेज है, ऑब्वियसली रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक, लेकिन इस पे जो है वो 2016 में ये कार्ड लॉन्च हुआ था। और आई थिंक बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान वाज द 28th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अपनी खुद की डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम। अब जो है वो 75 एंड कुछ अराउंड 75 जो है वो लोकल जो है पेमेंट। सीमा, ये आपने डोमेस्टिक पेमेंट के वाले से बात की, तो ये जो डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम है एंड देन वी हैव दिस इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम, ये इसके वाले से मुझे बताइएगा कि हाउ डू दे वर्क?
सो बेसिकली होता ये है कि एज ए सेड पेपाक तो लोकल है, सारी आपकी ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही होती हैं वो पाकिस्तान में हो रही होती हैं, आपकी सारी एटीएम पॉस सब यहीं पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, यहीं सारी ट्रांजैक्शन चल रही होती है। इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स के थ्रू ये होता है कि आपकी सारी ट्रांजैक्शंस पहले उनके हेडक्वार्टर जाती हैं, सो दे गो आउट इंटरनेशनली एंड देन दे आर राउटेड। आपके लिए वो सीमलेस है, आपको विद इन सेकेंड्स वही चीज़ मिल रही होती है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। बट इट हैज़ अ लॉन्गर रूट, it has a longer route, it has a longer impact in terms of dollar going out, foreign exchange, ठीक है ना, क्योंकि आप millions of dollars जो है वो आप बाहर भेज रहे होते हैं in terms of transactions। बैंक्स को जो है वो बहुत इस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है। पेपाक इज़ फ्री क्योंकि अपना प्रोडक्ट है, इट्स फ्री, सो बैंक्स को उसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शनल कॉस्ट नहीं लग रही होती है। कस्टमर्स के लिए बहुत ईजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली एक लोकल ब्रांड ले लें आप, वो हमेशा सस्ता ही होता है, हमेशा जो है वो आपको हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। सो इट्स फ्री, इट्स कन्वीनियंट, आपका डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहता है, आपको ये फिक्र नहीं होती कि अच्छा अब ये बाहर डेटा लीक हो जाएगा या उस तरह की वो जो कंसर्न्स होते हैं उस चीज़ को जो है वो केटर करता है जब भी आपकी कोई भी डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम होती है, चाहे पाकिस्तान या कहीं बाहर। अच्छा, ये जो पेपाक है, ये दूसरे जो कार्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेपाक में ठीक है, इट्स मेड इन पाकिस्तान, इट्स डोमेस्टिक, हमारी इतनी वो है, लेकिन ये उनसे किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है? और जो लोग देखने वाले ख़वातीन जो स्पेसिफिकली हमें देख रही हैं, तो उनके लिए क्या आपने वैसे कोई चीज़ रखी है और उसको कैसे क्यों तरजीह दें? अच्छा देखिए, हाँ, सो क्योंकि हम डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम है तो हमारे पास एक लेवरेज ये आता है कि हम अपनी लोकल जितनी भी अलाइंसेस हैं उसको यूज़ कर सकें, पार्टनरशिप्स कर सकें। तो हमारा जो है वो गोल्ड उटलो का जो है एक बहुत बड़ा चंक है, उसमें ख़वातीन के लिए ये है कि भाई शॉपिंग है, खाने पीने की चीज़। 30,000 से ज़्यादा मर्चेंट डिस्काउंट्स उस पर आपको मिलते हैं। तो उनकी ऐप पे आपने जाके सिर्फ अपना पेपा कार्ड डालना है और वो फ्री ऐप आपको देते हैं, अदरवाइज दैट्स चार्ज्ड अगर आप किसी और तरीके से दें। कितनी अच्छी खबर है। सो वो है। और दूसरा इसके अलावा जो है वो इस पे इंश्योरेंस कवरेज भी है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। तो खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो 1 लाख रुपए का जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी है। फ्रॉड कवरेज भी है इस पे। तो अगर किसी तरह का आपका कार्ड गुम हो गया, उस पर कोई ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है, या फिर कोई कार्ड आपने कहीं चलाया, वो स्किम हो गया कार्ड, ठीक है ना, वहाँ कोई ट्रांजेक्शन हो गई, आपने इंटरनेट बैंकिंग पे कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की जो आपके कार्ड जो है वो अकाउंट जो है वो आपका पेपाक से लिंक्ड है और कोई ट्रांजैक्शन की जो आपने ऑथराइज नहीं की, तो वो सारी जो है वो कवरेज आपको पेपाक देता है, क्योंकि वो एक लोकल ब्रांड है तो वो अपने सारे कोलैबोरेशंस को उस तरह से यूज़ करता है। सही। तो इतनी जो सहूलियत दे रहे हैं तो इसका मतलब है मैं किसी भी बैंक जाऊँ, मैं अभी वो बैंक जिसमें मेरा अकाउंट है, मैं आराम से वहाँ पे जाके पेपाक के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। आप कहेंगे मुझे पेपाक डेबिट कार्ड चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, और मुझे पेपाक डेबिट कार्ड, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और बहुत सारी चीज़ों पे जैसे कंसेशंस होती है तो उस पर आने लग जाएगी। कोई लिमिट है उस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिमिट्स बेसिकली जो वो पेपाक सिल्वर, पेपाक गोल्डन, वी हैव पेपाक क्लासिक एंड पेपाक गोल्ड एंड वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन पेपाक हाई एंड कस्टमर्स के लिए जो प्लैटिनम है, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम काम कर रहे हैं अब पेपाक का एक नया वेरिएंट क्रेडिट कार्ड लाने के लिए। सो जो है वो भी इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे कि उसको हम जो है वो करेंगे। आजकल आप देख रहे होंगे पेपा की एड्स बहुत चल रही हैं, हमने दराज पे वर्ल्ड कप पे भी जो है वो काफ़ी इसको प्रमोट किया है। इसका मकसद ये है कि हम जो है वो अपने लोगों को बताएं कि आपका अपना एक ब्रांड है जो कि एग्जिस्ट करता है और क्यों ना हम उसी को यूज़ करें, जो कि एक सस्ता वर्जन है और बिल्कुल व्हाट यू कॉल इट मयारी वर्जन है। आपको वही सारी सहूलतें मिलती हैं जो कि उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी और उनको किस तरीके से पेपाक जो है वो एंटरटेन कर सकता है जिनका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, जिनका बैंक में कोई अकाउंट भी नहीं है? अच्छा, वो अब उनको जो है वो कार्ड मिलता है फॉर एग्जांपल वॉलेट के अगेंस्ट। सोशल वेलफेयर कार्ड्स जो होते हैं जिस पे जो है गवर्नमेंट जो फंड्स दे रही होती है, काफ़ी बैंक्स ऐसे हैं जो कि पेपाक पे ही वो फंड जो है वो डिस्पर्स कर रहे हैं। सो वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो अराउंड 23-24% पाकिस्तानी डेबिट कार्ड्स का जो शेयर है वो पेपाक का है इस वक्त। सो नाम नहीं सुना लोगों ने, लेकिन इतने कार्ड्स हैं, अबाउट 11 मिलियन कार्ड्स जो है वो हमारे सर्कुलेशन में हैं इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में। दूसरी ये बात है कि आप एक नया इनिशिएटिव 2021 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के नाम से। बिल्कुल। उसमें होता ये है कि जब बाहर से कोई रेमिटेंस भेज रहे होते हैं तो वो एक ऐप है सोनी धरती के नाम से, उस पर जो है वो लॉग इन करते हैं, अपना बेनिफिशरी सेट करते हैं और उस रेमिटेंस के अगेंस्ट उनको पॉइंट्स मिलते हैं। अभी लास्ट ईयर ही जो है, इनफैक्ट इसी साल जो है वो स्टेट बैंक ने अनाउंस किया था कि उन
बेनिफिशरीज को या उन रेमिटर्स को पेपाल कार्ड इशू किया जाएगा, ताकि वो उस फंड्स को जो उनको अगेंस्ट दोज पॉइंट्स जो मिलेंगे वो उसको यूज़ कर सके। तो दैट्स हाउ आप जो है वो उस बिगर मास मार्केट में जा रहे हो, जो लोगों के पास अकाउंट्स नहीं हैं, जो रेमिटेंसेस ले रहे हैं, लेकिन अब उनको कार्ड दिया जाएगा ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बने, वो उस सेक्टर में आए जो कि वो नहीं जो है वो ये तो आपने बड़ी सी बात की कि बाहर बैरून मुकीम पाकिस्तानियों के लिए जैसे एक अच्छी उनको दी भी गई थी, और उसमें फिर ये भी था कि जैसे आपने अपने पासपोर्ट वगैरह रिन्यू कराने कुछ भी करने तो फिर आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। रिमेंबर ये जो आपके पॉइंट्स थे, एग्जैक्टली वो अपने पॉइंट्स आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स जो हैं हम उनको यहाँ पे कैसे एंटरटेन कर सकते हैं? आई थिंक स्टूडेंट, मैं तो ये कहती हूँ जैसे एज यूथ आपका जो पहला अकाउंट होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है। हाँ, वो याद भी रहता है। हाँ, वो याद भी रहता है। मेरा भी आज मुझे याद, अभी तक मेरा जो फर्स्ट सैलरी अकाउंट है स्टिल विथ मी, चाहे मैं यूज़ कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो है। सो एज पाकिस्तानी, बिकॉज हमारे अंदर जो है ना वो पेट्रियाटिज़म अचानक से जाग भी गई है वैसे ऑफ द लेट जो है, तो आई वुड सजेस्ट कि हम जो है वो अपने ही ब्रांड को प्रमोट करें, अपना कार्ड बनवाएं, पेपाल कार्ड बनवाएं एंड गो टू योर बैंक एंड आस्क फॉर पेपाल कार्ड कि हमें ये कार्ड दें एंड यूज़ इट। गोल्ड लूट लो कि इतने सारे डिस्काउंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, किस कार्ड पे मिलेंगे? फ्री, स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशल डिस्काउंट है, तो आप लोग परेशान हैं। थैंक यू सो मच, वी हैड विद अस सीमा कासवानी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।